हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हम लोग का टॉपिक है हार्ट अटैक या कोरोनरी आर्टरी डिजीज। इसी को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी बोलते हैं। ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का 18th लेक्चर होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, इसमें जो ब्लड वेसल दिखाई गई है ये कोरोनरी आर्टरी की इमेज है। जो साइड में दिखाया गया है वो कोरोनरी आर्टरी है। और इसमें जो आप येलो कलर का बीच में पार्ट देख सकते हैं, ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है। इसी की वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज या मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है। इसको और अच्छे से हम लोग डेफिनेशन के थ्रू समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेशन से। तो दोस्तों, क्या होता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज या मायोकार्डियल इन्फेक्शन? तो दोस्तों, जैसे बॉडी को जीवित रहने के लिए खाना और पानी की जरूरत पड़ती है, उसी प्रकार से हमारा हार्ट होता है, जिसको जीवित रहने के लिए ब्लड और ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो ये ब्लड और ऑक्सीजन उसको कोरोनरी आर्टरी के द्वारा मिलती है। कोरोनरी आर्टरी उसको ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई करती है। तो दोस्तों, क्या होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में? इसमें जो कोरोनरी आर्टरी होती है वहां पर प्लाक जमा हो जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा कि ये प्लाक क्या होता है। तो प्लाक, आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, जिसमें आता है एक लो डेंसिटी लिपिड होता है, एक हाई डेंसिटी लिपिड होता है। तो जो लो डेंसिटी लिपिड होता है इसको बैड कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं। जब ये बैड कोलेस्ट्रॉल फैट के साथ में इकट्ठा होता है तो ये प्लाक का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी जो होती है वहां पर एक प्लाक का फॉर्मेशन हो जाता है। और जब कभी स्ट्रेस के कारण या फिर स्मोकिंग के कारण या फिर बहुत ज़्यादा हाई बीपी के कारण ये जो प्लाक होता है वो रप्चर हो जाता है। जब ये प्लाक रप्चर होता है तो हमारी बॉडी को लगता है कि वहाँ पर कोई डैमेज हुई है, और ये उसको रिपेयर करने के लिए वहाँ पर प्लेटलेट्स को भेज देती है। तो जब प्लेटलेट्स वहां पे जाके इकट्ठा होती है तो ये एक ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन करती है। और जब ये ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है तो कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो कम्प्लीटली या फिर पार्शियली ब्लॉक हो जाती है वहां पर। जब वहां पर क्लॉट का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसकी वजह से क्या होती है, जो हार्ट होता है उसको ब्लड सप्लाई रुक जाती है या फिर कम हो जाती है, जिसकी वजह से मायोकार्डियल इन्फेक्शन या फिर कोरोनरी आर्टरी डिजीज होती है। डेफिनेशन पढ़ते हम लोग। क्या है डेफिनेशन? एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम रेफर्स टू सडन रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। ये क्या होता है एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम? रेफर्स टू सडन, मतलब अचानक से हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाती है, कम हो जाती है, रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो टू द हार्ट। दिस स्पेक्ट्रम इंक्लूड्स अनस्टेबल एंजाइना, नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें क्या आता है, ये 3 टाइप्स का होता है। इसमें आता है, एक पहला है अनस्टेबल एंजाइना, दूसरा होता है नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड थर्ड वन इज एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। दोस्तों, अनस्टेबल एंजाइना क्या होता है? इसमें जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो पार्शियली ब्लॉक होती है, वो पूरी तरह से ब्लॉक नहीं होती है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई होती रहती है बट कम हो जाती है, रिड्यूस्ड हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, सडन चेस्ट पेन होगा, जो कि रेस्ट करने पर भी देखने को मिल सकता है। बट इसमें कोई भी, अगर आप ईसीजी करते हैं तो उसमें एसटी एलिवेशन देखने को नहीं मिलेगा, या फिर अगर आप ट्रोपोनिन लेवल चेक करते हैं तो वो भी बढ़ा हुआ नहीं मिलेगा। देन आता है हमारा नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। नॉन एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में क्या होता है, इसमें जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो पार्शियली ब्लॉक होती है, इसमें भी कंप्लीटली ब्लॉक नहीं होती है, जिसकी वजह से हार्ट की कुछ मसल्स डैमेज होने लग जाती हैं बट कंप्लीट डैमेज नहीं होती हैं। तो इसमें अगर आप ईसीजी करते हैं तो उसमें एसटी एलिवेशन देखने को नहीं मिलता है। लास्ट है एसटी एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसमें क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरी होती है वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड सप्लाई रुक जाती है। उसकी वजह से जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो डैमेज होने लगती है, उनकी डेथ होने लग जाती है। तो इसमें अगर आप ट्रोपोनिन टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको ट्रोपोनिन लेवल बढ़ा हुआ मिलेगा और एसटी एलिवेशन भी देखने को मिलता है। अगर आप ईसीजी करेंगे तो उसमें एसटी एलिवेशन देखने को मिलता है। ये हमारे 3 टाइप्स हो गए एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम के, विच यूजुअली रिजल्ट्स इन द रप्चर ऑफ एन एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक। मतलब ये किसकी वजह से हो रहा है? एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक के रप्चर होने की वजह से एंड सब्सिक्वेंट क्लॉट फॉर्मेशन इन द कोरोनरी आर्टरीज, और कोरोनरी आर्टरीज में क्लॉट फॉर्मेशन की वजह से, लीडिंग टू पार्शियल और कंप्लीट ब्लॉकेज। जो क्या लीड करती है, या तो पार्शियल ब्लॉक कर देगी या फिर क्या कर देगी, कंप्लीट ब्लॉक कर देगी। Then ACS requires urgent medical attention to restore blood flow and minimize heart damage. ACS में क्या होता है, अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है ब्लड फ्लो को रिस्टोर करने के लिए और हार्ट डैमेज को मिनिमाइज करने के लिए।
सो दोस्तों अब देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स कि इसके क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। सो साइन एंड सिम्टम्स इन्वॉल्व हार्ट रेट इरेगुलरिटीज दैट आर आइदर टैकीकार्डिया, मतलब इसमें क्या हो सकता है, टैकीकार्डिया भी हो सकता है और ब्रेडिकार्डिया भी हो सकता है। टैकीकार्डिया पल्स मोर देन 100 पर मिनट और ब्रेडिकार्डिया पल्स रेट लेस देन 60 ब्रीथ्स पर मिनट, मतलब इसमें टैकीकार्डिया भी देखने को मिल सकता है और ब्रेडिकार्डिया भी देखने को मिल सकता है। देन द ब्लड प्रेशर प्रेजेंट्स विद आइदर सीवियर हाइपरटेंशन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मोर देन 220 mm of Hg और हाइपोटेंशन और शॉक, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर लेस देन 90 mm of Hg, मतलब इसमें हाइपरटेंशन भी देखने को मिल सकता है या फिर हाइपोटेंशन भी देखने को मिल सकता है। हाइपरटेंशन सिस्टोलिक बीपी मोर देन 220 से ज्यादा होगा और अगर हाइपोटेंशन है तो सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 mm of Hg से कम होगा। देन द ऑक्सीजन सैचुरेशन SpO2 लेस देन 90%, SpO2 90% से कम देखने को मिल सकती है। सम पेशेंट्स में प्रेजेंट ओनली विथ पेन, एक्सेसिव स्वेटिंग एंड कोल्ड लिम्स, कुछ पेशेंट पेन के साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकती है उन्हें या फिर कोल्ड लिम जो है उसके साथ में प्रेजेंट हो सकते हैं। रेस्टलेसनेस, होल्डिंग चेस्ट, डिफिकल्टी ब्रीथिंग और टॉकिंग, कुछ पेशेंट्स में रेस्टलेसनेस देखने को मिलती है, होल्डिंग चेस्ट होगी एंड डिफिकल्टी ब्रीथिंग देखने को मिलती है। देन एग्जामिनेशन इज यूजली नॉर्मल, बट अगर आप एग्जामिनेशन करेंगे तो कोई ऐसी फाइंडिंग देखने को नहीं मिलेगी। देन डायग्नोसिस आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले इनिशियल असेसमेंट, इंसर्ट एन आईवी कैनुला एंड मॉनिटर वाइटल्स लाइक बीपी एवरी 15 मिनट्स एंड SpO2, वॉच फॉर साइंस ऑफ शॉक। सबसे पहले क्या करेंगे, आईवी कैनुला इंसर्ट करना है, वाइटल साइंस मॉनिटर करने हैं जिसमें पल्स देखेंगे, बीपी देखेंगे हर 15 मिनट में एंड SpO2 चेक करेंगे पेशेंट की एंड वॉच फॉर साइंस ऑफ शॉक, शॉक के साइंस देखेंगे कि पेशेंट में शॉक के साइंस तो नहीं प्रेजेंट है। इफ द पेशेंट इज अनस्टेबल शॉक्ड स्टार्ट रशिंग आईवी फ्लूइड, और अगर पेशेंट अनस्टेबल है या फिर शॉक दिख रहा है तो फिर तुरंत आईवी फ्लूइड्स स्टार्ट कर देने हैं। इफ द पेशेंट लुक्स स्टेबल प्रोसीड टू आस्क हिस्ट्री एंड एसेस फॉर एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, बट अगर पेशेंट स्टेबल दिख रहा है तो फिर आपको हिस्ट्री लेनी है पेशेंट से एंड एसेस करना है मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के लिए। देन हिस्ट्री एंड सिम्टम इवेल्युएशन, तो हिस्ट्री में आप क्या क्या पूछेंगे पेशेंट से, रिगार्डिंग द ऑनसेट, ग्रेजुअल और एक्यूट, मतलब उसका पेन पूछेंगे कब से स्टार्ट हुआ है, इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट लास्टिंग फॉर मोर देन 15 to 20 मिनट्स, आपको पूछना है कि पेन कहाँ पर हो रहा है या फिर ये 15 से 20 मिनट से ज़्यादा देर तक का तो नहीं है। द करेक्टर ऑफ पेन, पेन का करेक्टर कैसा है, क्रशिंग है, हैवीनेस है, रेडिएटिंग है, शोल्डर में रेडिएट हो रहा है, बैक में रेडिएट हो रहा है या फिर लेफ्ट अपर आर्म में रेडिएट तो नहीं हो रहा, आपको ये चीज़ें पूछनी है पेशेंट से। देन पेन नॉट रिलीव्ड बाय प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स एंड एनएसएइड्स, जो पेन होगा वो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स या फिर एनएसएइड्स के देने के बाद भी रिलीव नहीं होगा। हिस्ट्री ऑफ कार्डियक चेस्ट पेन, हाइपरटेंशन, डायबिटीज एक्सेट्रा, पेशेंट से पूछना है कि उसको कोई कार्डियक चेस्ट पेन की हिस्ट्री है, हाइपरटेंशन तो नहीं है या फिर डायबिटीज का पेशेंट तो नहीं है, सारी हिस्ट्री आपको लेनी है पेशेंट से। देन प्राइमरी केयर मैनेजमेंट, सो मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इमीडिएट मैनेजमेंट, इसमें क्या करेंगे, स्टार्ट ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन एट 2 to 3 liters per minute इवन इफ द पेशेंट इज नॉट हाइपोक्सिक, पेशेंट को क्या करना है, ऑक्सीजन सप्लीमेंट स्टार्ट कर देना है एट 2 to 3 liters per minute पे स्टार्ट कर देनी है ऑक्सीजन, इवन इफ पेशेंट इज नॉट हाइपोक्सिक, अगर पेशेंट हाइपोक्सिक नहीं है तो भी स्टार्ट कर देनी है। देन असिस्टेड ब्रीदिंग इफ रिक्वायर्ड, और अगर पेशेंट को असिस्टेड ब्रीदिंग की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आपको करनी है। वेंटिलेटर सपोर्ट दे सकते हैं, एम्बूबैग से दे सकते हैं। देन प्राइमरी केयर मैनेजमेंट में क्या क्या मेडिकेशन हम लोग पेशेंट को देंगे, सो ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट इज गिवन एट 0.5 mg सबलिंगुअल, thus reducing afterload on the heart. Repeat 1 tablet every 10 minutes. If the pain persists, do not chew the tablet. So आप क्या दवाई में देंगे, ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट दे सकते हैं 0.5 mg, इस सबलिंगुअल मतलब टंग के नीचे रखनी होती है और हर 10 मिनट्स में आप रिपीट कर सकते हैं, बट मैक्सिमम 3 डोजेस आप दे सकते हैं पेशेंट को। देन एस्पिरिन 300 mg एंड एटोरवेस्टैटिन 80 mg ओरली, आप एस्पिरिन दे सकते हैं 300 mg एंड एटोरवेस्टैटिन 80 mg पेशेंट को दे सकते हैं। तो दोस्तों जो ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट है ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देता है, जिसकी वजह से जो हार्ट है उसमें ब्लड सप्लाई अच्छे से हो पाएगी और जो हार्ट का वर्कलोड है उसको भी क्या कर देता है, कम कर देता है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन की डिमांड कम हो जाती है ब्लड को। देन एस्पिरिन 300 mg दे सकते हैं आप एंड एटोरवेस्टैटिन 80 mg ओरली दे सकते हैं। जो एटोरवेस्टैटिन है वो प्लाक फॉर्मेशन होने से रोकता है।
देन कॉन्ट्राइंडिकेशंस फॉर यूज ऑफ नाइट्रेट्स, कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिसमें आप ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट नहीं देंगे पेशेंट को। तो सबसे पहला है सिस्टोलिक बीपी लेस देन 90 mm ऑफ एचजी, अगर पेशेंट का बीपी 90 mm ऑफ एचजी से कम आ रहा है सिस्टोलिक बीपी, तो उस केस में आप ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट नहीं देंगे। पल्स रेट लेस देन 50 पर मिनट, रिस्क ऑफ इंक्लूडिंग हाइपोटेंशन एंड शॉक, अगर पेशेंट की पल्स रेट 50 पर मिनट से कम आ रही है तो भी आप उसको GTN टैबलेट नहीं देंगे। दोस्तों ये क्या करती है, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है, तो इसमें क्या होगा, जो बीपी है वो और कम हो जाएगा। तो अगर आपने पहले ही अगर उसका बीपी कम है और अगर आपने ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट फिर से दे दिया तो फिर उसका बीपी और कम हो जाएगा और पेशेंट शॉक में जा सकता है। द गोल ऑफ मैनेजमेंट एंड रेफरल फॉर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, तो इसका क्या गोल है मैनेजमेंट का, टू इवेल्युएट एंड चूज द कैंडिडेट्स फॉर थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी, मतलब पेशेंट को इवेल्युएट करना और चूज करना कि किसको थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी देनी है या फिर नहीं देनी है। गिव थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी विद इन द फर्स्ट 6 hours फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स आर ओनली सीन इफ ट्रीटमेंट इज स्टार्टेड विद इन 12 hours, मतलब पेशेंट को विद इन 6 hours में थ्रोम्बोलिटिक थेरेपी स्टार्ट कर देनी है, बट जो मतलब ट्रीटमेंट के जो सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स हैं वो विद इन 12 hours में भी देखे जा सकते हैं। Recognizing angina with pain characteristics spreading to the shoulder, back, neck, jaw or left arm associated with lightheadedness, fainting, cold sweating, nausea and dyspnea, मतलब जो अगर पेशेंट को एंजाइना है तो उसको रिकॉग्नाइज करना, पेन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं उसको देखना, उसको असेस करना, उसको रिकॉग्नाइज करना कि पेशेंट मतलब मायोकार्डियल इन्फार्क्शन का पेशेंट है या फिर नहीं है। The prompt actions required, chew 1 tablet of aspirin, पेशेंट को 1 एस्पिरिन की टैबलेट चबाने के लिए देनी है। टेक 1 tablet of नाइट्रोग्लिसरीन इफ प्रीवियसली प्रिस्क्राइब्ड, अगर पेशेंट को पहले से मतलब प्रिस्क्राइब की हुई है नाइट्रोग्लिसरीन तो वो देनी है। देन बेगिन हैंड्स ऑन CPR इफ पेशेंट इज नॉट ब्रीदिंग एंड मूविंग, अगर पेशेंट मूव नहीं कर रहा, ब्रीथ नहीं कर रहा, पल्स नहीं आ रही है उसको, तो फिर तुरंत CPR स्टार्ट कर देना है। Then referral. Key referral signs in heart failure include severe breathlessness, persistent coughing with frothy sputum, rapid weight gain, swollen lungs and reduced urine output, all indicating the need for urgent care. अगर पेशेंट में ये सारे सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो फिर पेशेंट को तुरंत रेफर करना है। सो दोस्तों आज हम लोगों ने हार्ट अटैक, कोरोनरी आर्टरी डिजीज या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन टॉपिक कवर किया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।